नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। 30 साल पहले 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए। कांग्रेसी नेताओं पर दंगा भड़काने के आरोप लगे। सालों तक जांच हुई, कई जांच कमेटियां बनी। दंगा पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन दंगे के आरोपी कांग्रेस नेताओं का सलाखों से सामना तक न हुआ। उल्टे आरोपी नेता सांसद और मंत्री भी बनते रहे। 30 साल बाद अब केजरीवाल सरकार ने एलजी से 84 के दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है। इसी के साथ अचानक देश में दंगों पर राजनीति गरमाने के आसार दिखने लगे हैं। ये सब हुआ तब जब राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान गुजरात दंगे, मोदी और 84 के दंगों पर अपनी बात रखी। वैसे तो राहुल न मोदी पर बोलना चाहते थे न 84 के दंगों पर, लेकिन जब उन्हें बार बार कुरेदा गया तो राहुल ने मान लिया कि 84 के दंगों में कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे। राहुल अगर दंगे के लिए माफी मांग लेते तो शायद बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने तो उल्टे 2002 के लिए मोदी पर वार कर दिया। बस फिर क्या था, बीजेपी और कांग्रेस दंगों पर एक दूसरे को बेनकाब करने में जुट गई। दंगों की राजनीति पर सांप सीढ़ी के खेल में नया फच्चर अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया। 30 साल बाद केजरीवाल चाहते हैं कि 1984 के दंगों की जांच एसआईटी से हो। अचानक केजरीवाल को कैसे याद आ गए सिख विरोधी दंगे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों की 84 के दंगों की एसआईटी जांच की मांग? क्या केजरीवाल ने भी शुरू कर दी है दंगों पर राजनीति? और क्या 2002 के दंगों पर मोदी को घेरकर फंस गए राहुल गांधी? लोकसभा चुनाव में 3 महीने बाकी हैं और अब दंगे पर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति तेज हो गई है और अगले 3 महीने में आप देखेंगे कि दंगों को लेकर पार्टियां किस किस तरह से राजनीति करती है। शुरुआत हुई राहुल गांधी के इंटरव्यू से। इंटरव्यू में कुछ बातें राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे। उन्होंने ये माना तब जब उनसे बार बार सवाल पूछा गया, और साथ में मोदी को सीधे सीधे उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार दंगों में शामिल थी, दंगा रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार को बचाते हुए उन्होंने कहा इस दंगे और उस दंगे में फर्क है। यहीं से बहस की शुरुआत हुई और केजरीवाल ने आज एसआईटी से जांच की मांग कर दी है। 30 साल बाद एसआईटी से जांच की मांग केजरीवाल ने क्यों की? क्या केजरीवाल भी दंगे पर राजनीति करना चाहते? इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं नितिन त्यागी, आम आदमी पार्टी के नेता, बीएस रामूवालिया, अकाली दल के नेता, किसी जमाने में मंत्री थे देवेगौड़ा सरकार के समय, एचएस फुल्का हमारे साथ होंगे, दंगा पीड़ितों के वकील, और संबित पात्रा बीजेपी नेता। सबसे पहला सवाल नितिन त्यागी, ये दंगों की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस कर रही थी 2002 वर्सेस 84, इसके बीच में केजरीवाल कूद पड़े। इस फच्चर में मोदी बनाम राहुल में केजरीवाल क्यों कूद गए आज? ये कहना गलत है कि हम लोग दंगों की राजनीति कर रहे हैं या दंगों के बीच में घुसे हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में, असल में क्या है, कांग्रेस और बीजेपी ने मैनिफेस्टो ठीक से नहीं पढ़ा था। उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था उसके दोषियों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो लोग डिस्प्लेस हुए, आज की तारीख में बहुत बुरी हालत में बहुत लोग कई जगह पे रह रहे हैं, उन लोगों की हेल्प की जाएगी। वो बेरोजगार भी हैं। तो ये हमने तब से कहा। नितिन, मेरे पास आपका मैनिफेस्टो भी है जिसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 46 पे 31 नंबर पॉइंट है, उसमें दंगों में जो भी जिनको न्याय दिलाने की बात है, और आपका ये 18 शर्तें भी है, जो 18 मुद्दे हैं, ये भी हमारे पास है। इसलिए हमने काफी पढ़ के मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये 18 मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिस पर आपने सरकार बनाई, जिस पर आपने समर्थन लिया, जिस पर आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों हाईकमान को चिट्ठी लिखी, उसमें दंगे पीड़ितों को इंसाफ दिलाने और एसआईटी बनाने की बात नहीं है। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में और बहुत सारी इन 17 चीजों के अलावा और बहुत सारी चीजें लिखी थी। क्या आपका कहने का मतलब है इन 17 चीजों पे ही हम सीमित हो जाएं या इसके आगे भी काम करें? लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है उसमें 18 मुद्दे हैं। आप बार बार 18 मुद्दों का 18 बार हवाला दे चुके हैं। हम लोगों ने ये कहा था हम लोग ये सब काम करेंगे, क्या इसके बाद भी आप लोग हमें समर्थन देंगे? जब दोनों दल कह रहे थे हम समर्थन देंगे, तब हमने कहा था कि ये 17 काम हम करने वाले हैं, इसके बावजूद आप समर्थन देंगे क्या? ये और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे मैनिफेस्टो में जो कि हम करेंगे लोगों के लिए, जो संभव होगा मैनिफेस्टो और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो भी करना होगा वो सब करा नितिन त्यागी, ये ख्याल कैसे आ गया दंगों के लिए एसआईटी की? ठीक है, एसआईटी बननी चाहिए, दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का इंटरव्यू से निकली बात और केजरीवाल को लगा ये मौका है, मोदी वर्सेस राहुल हो रहा है, दंगा बनाम दंगा, इसलिए हम भी इसमें एसआईटी की जांच की मांग करें। केजरीवाल जी ने आपको बताया कि उनको ऐसा लगा? मुझे नहीं बताया, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। आप इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहे थे, मुझे लगा कि केजरीवाल जी ने बताया। इसलिए कि मैं एक सवाल पूछता हूं, ये चीज 28 तारीख को
सरकार बनने से लेकर, शपथ लेने से लेकर आज तक किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने एक बार भी दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात ऑन रिकॉर्ड कही है तो मुझे बता दीजिए, मैं करेक्ट करता हूं। हमने तो उससे पहले मैनिफेस्टो में लिखा। मैं पूछ रहा हूं जो एक महीने में एक बयान अगर किसी ने दिया अभी हुआ आगे है, और बहुत सारी सैकड़ों चीजें घंटे आएंगी। टेलीविजन डिबेट में एक शब्द किसी नेता ने बोला हो राहुल गांधी के इंटरव्यू के पहले, तो मैं अपने को करेक्ट करूंगा। जी बिल्कुल, ये कोइंसिडेंटल है कि ये राहुल गांधी ने उधर इंटरव्यू दिया, पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने वो इंटरव्यू देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा, पर क्योंकि मैंने खुद अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है अखबार पढ़ते हैं। हाँ, और अखबार की हेडलाइन पर मैंने खुद ने वो इंटरव्यू अरविंद नहीं देखा। केजरीवाल को इस तरह से मत बताइए कि इंटरव्यू भी नहीं देखा, देश दुनिया से उन्हें पता नहीं है कुछ। हाँ बिल्कुल, उनको पता होगा, लेकिन ये चीज प्री प्लान ऑब्वियसली हमारी प्लानिंग में है, हमारे मैनिफेस्टो में है और पहले से थी। ये कोइंसिडेंटल है कि एकदम इसी टाइम पे आई, इस वजह से आई है, ये कहना बहुत गलत होगा। चलिए, इसमें कांग्रेस नेता हमारे साथ शामिल होना था, कांग्रेस के एक नेता को, लेकिन जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली किसी वजह से हमारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हम चाहते थे कि कांग्रेस के नेता हो, उनसे सवाल जवाब हो, हम कोशिश करेंगे कुछ मिनट में कांग्रेस के नेता फोन लाइन पर हो, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीएस रामूवालिया साहब, अकाली दल के नेता, बीजेपी आपको बेचैनी होगी, मैं आपके पास भी आऊंगा संबित पात्रा, अकाली दल के नेता हैं, आप भी सरकार में रहे और आप खुद मंत्री थे 96 में देवेगौड़ा सरकार में, और उसके बाद अकाली दल एनडीए सरकार में 6 साल अकाली दल की पार्टनरशिप रही। आज आप अचानक आप लोग भी कूद रहे हैं, एसआईटी की मांग कर रहे हैं। नरेश गुजराल ने एक बयान दिया, अकाली दल नेता है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 3 महीने में आएगी, हम एसआईटी की जांच की मांग करेंगे, एसआईटी बनाएंगे। सवाल उठता है 6 साल अटल बिहारी सरकार में रहे, क्यों नहीं एसआईटी बनी? देखिए, अकाली दल शुरू से 1984 से मुद्दई रहा है कि हम पीड़ित हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अल्पसंख्यक अकेले हैं, हम इस देश के लिए बहुत कुछ किया, पंजाबियों ने, सिखों ने। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। आपने बहुत अच्छा काम किया और रैली में बोलिएगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि 6 साल सरकार में रहे, आपने एसआईटी क्यों नहीं बनाई? नहीं, हम पूरी तरह से जो कुछ सामने इंक्वायरी के बाद आ गया था, हम उस पर वकीलों की वजह से, हम अपने प्रेशर से, हम दुखियों की मदद करने में, हम क्या सोचते थे कि अदालत से फैसला ठीक मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इसके विरोध करती रही। हम अकेले एसआईटी पर निर्भर भी नहीं कर रहे, हम अब भी एसआईटी पर अकेले पर हाँ स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कल जो राहुल गांधी जी ने कहा वो निर्दोषों के जख्मों पर नमक नहीं तेजाब चलता है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा आपके पास आऊंगा, उससे पहले एचएस फुल्का साहब पीड़ितों के वकील हैं। फुल्का साहब, पहले तो जाहिर है दंगा पीड़ितों का दर्द है, दंगा पीड़ितों की जितनी कहानियां, किस्से हमने सुने हैं, सुनकर रोम रोम सिहर उठता है। दिल्ली में जो कुछ हुआ देश ने सुना, देखा, भोगा, और हजारों परिवार आज भी उस दंगा पीड़ित है, परिवार है जो त्रासदी से आज भी नहीं उभरे होंगे। फुल्का साहब, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दल भी मौके का फायदा उठाकर सिर्फ राजनीति करते रहे? ना अकाली दल और बीजेपी की मंशा साफ थी, वरना 6 साल वाजपेयी की सरकार में क्यों नहीं इंसाफ मिला पीड़ितों को, और क्यों नहीं जो दोषी हैं वो जेल में सलाखों के पीछे गए, और आज क्यों लग रहा है कि एसआईटी बन जाएगी और उसके बाद आपको इंसाफ मिल जाएगा? फुल्का साहब, देखिए, मैं आपको 3 चीजें बताऊं। पहली बात तो 2013 मई में अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया और उनकी पूरी टीम ये अनशन पे बैठे, जंतर मंतर पे एसआईटी की डिमांड करते हुए। ये कोई आज पहली बार नहीं जो हो रहा कि केजरीवाल को सपना आया, नहीं, ये बात गलत है। दूसरी बात, जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने 14 जनवरी को मैं उनको मिला और मैंने अपनी लेटर दी कि आप एलजी के साथ ये एसआईटी बनाने की बात कीजिए। आप खुद अनशन पे बैठे थे एसआईटी को लेके। उसी दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं जल्द ही एलजी से इस बारे में बात करूंगा और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एसआईटी बननी चाहिए। उसके 3 दिन बाद उनका मुझे फोन आया कि मैं इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूं और मैं बहुत ही जल्द। चलिए फुल्का साहब, मैं समझ गया, हालांकि मैं पीड़ितों के वकील की तरफ से आपसे सुनना चाहता था पीड़ितों की त्रासदी, लेकिन मुझे लगता है चूंकि आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, इसलिए आज आम आदमी पार्टी के नेता की तरह से बोल रहे हैं। लेकिन फुल्का साहब, फिर आपके पास आएंगे, मैं आपके पीड़ितों की त्रासदी पर समझना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी की नुमाइंदगी के लिए हमारे स्टूडियो में त्यागी जी हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इसके लिए प्रेशर करने वाला मैं हूं। चलिए फुल्का साहब, आपके पास आएंगे, लेकिन हम त्रासदी समझना चाहेंगे और कैसे लगता है इंसाफ मिलेगा। मीम अफजल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। संबित पात्रा आपके पास आ रहे। मीम अफजल साहब, राहुल गांधी ने इंटरव्यू में जो बातें कही और उसके बाद उन्होंने कहा कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे, लगता नहीं कि ये कहकर राहुल गांधी फंस गए? मीम अफजल साहब, देखिए, इसमें राहुल गांधी ने जो बातें कही
और जितनी मैं समझता हूँ सच्चाई को उन्होंने सामने रख करके बात कही। वो खुद भी पीड़ित है, जो कुछ भी होता है, खुद उनके यहाँ भी शहादत हुई 2 लोगों की, उनकी दादी की भी हुई, उसके बाद उनके वालिद की भी हुई। तो जाहिर है कि जो वो इस पीड़ा को समझते हैं और उन्होंने एक बात कही कि हो सकता है कि इस तरह के कुछ हो। जहाँ तक ये इसका मामला है आपका, ऐसा जहाँ तक मैं SIT की बात ये लोग कर रहे हैं, अभी मैं फुल्का साहब को सुन रहा था, अभी देखा फुल्का साहब को मैंने सुना, तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल अगर SIT की मांग वो कर रहे हैं और वो आएगा तो उसको जरूर देखा जाएगा, हम उसकी कोई मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूँ, फुल्का साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता वकील हैं, अभी वो आप पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, ईमानदारी से बताएं, वो 29 साल के बाद क्या SIT का अगर गठन होता है तो क्या वो बात जो वो चाहते हैं उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पर वो जरूर गौर करें। और चलिए इसका संक्षिप्त जवाब लेते हैं, उसके बाद अफजल साहब दूसरा सवाल होगा। फुल्का साहब संक्षिप्त, क्या आपको लगता है SIT बन जाएगी 30 साल बाद? पता नहीं कितने गवाह हैं इस दुनिया में, नहीं है, कितने पीड़ित परिवार हैं या नहीं है, क्या सबूत है या नहीं है, क्या आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा? संक्षिप्त, उसके बाद अफजल साहब के लिए दूसरा सवाल। संबित आपके पास आएंगे। फुल्का साहब देखिए, टोटल 587 FIR रजिस्टर हुई थी इसमें, उनमें से 241 FIR पुलिस ने खुद बंद कर दिया एज अनट्रेस्ड, और वो उनमें कोई आगे उसमें मुकदमा ही नहीं चला। उनमें से कई गवाह तो ऐसे हैं जो अब नहीं हैं, मगर बहुत से गवाह अभी भी जिंदा हैं और अभी भी गवाहियां देने चाहते हैं। और अगर ये SIT इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगी और उसमें सबूत आएंगे और मुकदमे इन मुलजिमों के खिलाफ चलेंगे, वरना अब आज के दिन सिर्फ 3 मुकदमे रह गए हैं जो ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, वरना सारे के सारे खत्म हो गए हैं। और जो सजा 3000 की का कत्ल हुआ ऑफिशियल फिगर के मुताबिक दिल्ली में, और सिर्फ 28 लोगों को कत्ल के मुकदमे में सिर्फ 28 लोगों को अब तक सजा हुई है। ये तो आपको लगता है इसका मतलब SIT बनी, तो आपको लगता है फुल्का साहब SIT मिली तो इंसाफ मिलेगा? मीम अफजल साहब, संबित आपके पास आ रहा हूं, मैं आपकी बेचैनी समझ सकता हूं। मीम अफजल साहब, जो आरोपी नेता थे जगदीश टाइटलर, धर्मदास शास्त्री, HKL भगत, सज्जन कुमार, ये सारे नेता सज्जनता के जो प्रतीक थे 84 के दंगों के दौरान, ये नेता तरक्की करते रहे। जगदीश टाइटलर 84 में जीते, 89 में हार गए, 91 में जीते, नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे, मंत्री बने तब जब शिखर पर था उन पर इल्जाम चस्पा हुए 7 साल हुए थे। उसके बाद देखिए 2004 फिर वो मंत्री बने और करीब 1-1.25 साल मंत्री रहे प्रवासी भारतीय मंत्रालय में। जब संसद में हंगामा हुआ तो मंत्री पद से उनकी रुखसत हुई। 2009 देखिए फिर टिकट देने की कोशिश की जगदीश टाइटलर को, सज्जन कुमार को, चिदम्बरम पर जूता फेंका किसी पत्रकार ने, उसके बाद पत्ता कटा, उनका टिकट कटा। सवाल उठता है, आपका ये दिखता है रवैया कि जिस पर संगीन इल्जाम है उसको लेकर कितना संरक्षण देते रहे, और तब राहुल गांधी अगर कहते हैं कि हम बहुत पीड़ित परिवार को लेकर सहानुभूति रखते हैं और जो हुआ गलत हुआ, तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ दिखाने के आंसू, हाथी के दांत है, दिखाने के और खाने के और। अफजल साहब सवाल थोड़ा लंबा है जी। देखिए, आपका सवाल भी लंबा है और मैं इसका बहुत आपको तफसील से जवाब भी दे सकता हूँ। पहली बात तो ये कि आप अंजुम साहब इसका ध्यान में रखिए कि कानूनी प्रक्रिया हमेशा चलती रही है। अभी जो हमारे यहाँ वकील साहब बैठे हैं, उन्होंने कुछ तादाद बताई कितने लोग, जहाँ तक मेरी जानकारी है 442 लोग कन्विक्ट हुए इसके अंदर। इसका मतलब यह है कि कानूनी प्रक्रिया चलती रही और जिन लोगों के खिलाफ FIR थी और जो सबूत मिलते हैं, जाहिर है कि कोई भी काम जो किया जाता है अदालत में, वो मुझसे ज्यादा वकील साहब जानते हैं कि सबूत की बुनियाद पर ही सजा होती है किसी को, और इसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं होता है। और अगर जो आपने जैसे जगदीश टाइटलर साहब की बात कही या दूसरे किसी नेता का नाम लिया जी, अगर कानूनी तौर पर अगर वो कहीं कन्विक्ट होते तो यकीनन उस पर गौर किया जाता। तब तो फिर मोदी को माफ करना चाहिए। मोदी क्यों कर रहे हैं आप? फिर राहुल गांधी इंटरव्यू में मोदी को पर क्यों इल्जाम लगाते हैं? मोदी को क्लीन चिट अदालत से मिल चुकी है, SIT से मिल चुकी है, फिर मोदी पर चुप होना चाहिए, जैसा कि आज NCP ने, आपके जो पार्टनर है प्रफुल्ल पटेल ने भी कह दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि डायरेक्टली, देखिए जो फैसला आया है SIT का, उसमें ये नहीं कहा कि मोदी डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, ये बात सिर्फ उसको क्लीन चिट में ली है, लेकिन उसके अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं बच सकते, बाकी रिपोर्ट्स भी हैं। तो आपका अपने लिए और पैमाना, मोदी के लिए और पैमाना, बात नहीं करता हूँ। चलिए एक मिनट बात करूंगा
तो मैं पूरा का पूरा ऑपरेशन करके बता दूंगा आपको कि कितने इन्वॉल्व है, कितने इन्वॉल्व नहीं बता दीजिएगा, लेकिन अगर 84 पर ऑपरेशन करके आप बता दे, जहां नारे लग रहे थे खून का बदला खून, और 3 दिन के बाद सेना बुलाई गई, दिल्ली में सड़कों पर एक तरह से नंगा नाच हुआ, जिस ढंग से सड़क पर लोगों को क्या किया गया, मुझे लगता है रिपीट करना भी बहुत जो पीड़ित अगर सुन रहे हैं उनके लिए बहुत दुखदायी होगा। लेकिन अफजल साहब आपसे कुछ आपसे असहमत है, स्टूडियो में हमारे साथ है संबित पात्रा। जो बात कही ना, उनको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, इससे जज्बात भड़कने वाला काम होता है। मैं खुद ही उस सोच का आदमी हूँ, इसलिए तफसीलात नहीं जाता हूँ। चलिए, कम्युनल राइट्स के बारे में मैं जितना बोल सकता हूँ बहुत कम लोग बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन 84 पर ईमानदारी से कबूलनामा राहुल गांधी का अगर किया कि कुछ कांग्रेस के नेता सामने, एक मिनट आ रहा हूं अफजल साहब, हमारे यहाँ माफी मांगी गई। नहीं अफजल साहब, माफी राहुल गांधी ने नहीं मांगी। अफजल साहब, माफी राहुल गांधी ने नहीं मांगी, राहुल गांधी ने कबूल किया। एक मिनट अफजल साहब, जरा बीजेपी नेता को सुनते। संबित पात्रा ने माफी मांगी, सोनिया जी ने कहा, इस पर रिग्रेट किया। आप क्या बात कर रहे हैं जी? सोनिया जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा मुझे पता है, 98 में कहा प्रधानमंत्री ने, अमृतसर में कहा सर मुझे पता है, मैं जनरल नॉलेज ठीक है मेरा, मैं फिर आता हूँ। बीजेपी की तो कदर करनी चाहिए। मीम साहब को बोलिए चुप भी हो जाए, दंगा भी करते हैं, इतना बोलते भी है, इसका शर्मनाक तो कुछ भी नहीं है। अफजल साहब जरा सुनते, संबित पात्रा आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, जरा सुनते। शांत तो करिए। अफसोस होता है। अफजल साहब, ऐसे ही आप दंगा करते थे 84 में, अब भी दंगे वाली बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट अफजल साहब, आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको देख नहीं देता है। क्या किया आपने उस वक्त? एक मिनट अफजल साहब, जरा सुनते संबित पात्रा। संबित पात्रा चुप नहीं होंगे तब तक एक मिनट अफजल साहब, संबित पात्रा नहीं, वो सीनियर लीडर नहीं, ऐसे नहीं। अफजल साहब एक मिनट सुन लेते हैं संबित पात्रा को। संबित पात्रा, नहीं, बड़ा दया दृष्टि हुआ कि सुनने को मिला हमें, मतलब मैं तो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है 2009 में उससे ओपन करूंगा। हाईकोर्ट ये कहती है, और मुझे लगता है अफजल साहब ये हाईकोर्ट को मानते तो होंगे थोड़ा बहुत, जबकि वो बहुत कुछ कह सकते हैं, शायद इस देश में कोई और नहीं कह सकता उतना जो वो कह रहे थे। दो वी बोस्ट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड दिल्ली बीइंग इट्स नेशनल कैपिटल, द sheer mention of the incidents of 1984 anti-Sikh riots in general and the role played by Delhi police and the state machinery in particular makes our heads hang in shame in the eyes of the world polity। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून कह रही है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। स्टेट मशीनरी को हाईकोर्ट क्लियरली मेंशन करती है। दिल्ली पुलिस और स्टेट मशीनरी किस तरह हैंड इन ग्लव थे, जो कॉम्प्लिसिटी था उनका, ये कानून कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब देखिए कितने कमीशन बैठाए गए, इतने कमीशन बैठाने के बाद भी पहला कमीशन जो मारवा कमीशन इनका रहा है, मारवा कमीशन 84 में बैठा। 85 में जब मारवा जी जो उस समय तत्कालीन कमिश्नर रहे होंगे पुलिस के, तो उनको किस प्रकार बैठा दिया गया, उनके कमीशन में जो हैंड रिटन नोट्स थे उनसे वापस ले लिया गया। आखिर ये सब क्यों किया गया? मिश्रा कमीशन बैठती है, मिश्रा कमीशन के ऊपर भी जो है उंगली उठते हैं, क्योंकि मिश्रा कमीशन कहती है मैं किसी भी व्यक्ति के नाम को उजागर नहीं करूंगा। हाँ, विक्टिम्स के नाम को उजागर कर दिया, मगर जो अक्यूज थे उनके नाम को उजागर नहीं कर दिया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनके नेता भी इनके राज्यसभा के एमपी बन जाते हैं, इसलिए वो कमीशन के चेयरमैन। बिल्कुल बिल्कुल, तो किस प्रकार से 10 कमेटी बना चुके हैं। मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद आप देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पहला नरूला कमीशन बैठा, उसके बाद नानावती कमेटी बैठती है। इन कमेटी के माध्यम से आपके पास, इन कमेटी के कारण ही जगदीश टाइटलर, एक सुन लीजिए अफजल साहब, सच्चाई बहुत डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए, मैं मानता हूं। आप तो बहुत बढ़िया ऑपरेशन कर सकते हैं 2002 के बारे में, तो क्यों नहीं जाके आप एसआईटी के सामने ऑपरेशन करते हैं? क्यों छुपा के घर में बैठे थे सब तथ्य? आप देश के इतने जाने माने नेता हैं, अगर आपको इतने तथ्य मालूम है 2002 के बारे में कि आप दूध का दूध और पानी के पानी कर सकते थे, एक बार जवाब लेते हैं। तो ये जाके एसआईटी के सामने डिपोज क्यों नहीं करते? एक बार जवाब लेते हैं आपके पास भी। अफजल साहब, स्टार न्यूज उस जमाने की, उसकी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है बताने की। मेरे पास एसआईटी का रिपोर्ट भी है, एकमात्र चीफ मिनिस्टर देश का जो 9 घंटे के लिए एसआईटी के सामने बैठ के डिपोज करता है। राजीव गांधी उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे,
कहते हैं एक बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती तो कांपेगी ही। लेकिन उसके बारे में नरेंद्र मोदी का भी कहा जाता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। राजीव गांधी का बयान कहीं कैमरे पर नहीं है। नहीं, आप अगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर कहेंगे तो मोदी जी के बयान को हाईकोर्ट ने नकारा है, रिपोर्ट है मेरे पास। जवाब लेते अफजल साहब, एक बात तो है जो इन्होंने कहा दिल्ली हाईकोर्ट का, मेरे पास भी 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना था कि दिल्ली पुलिस और स्टेट मशीनरी का जो रोल है वो बहुत शर्मनाक है। ये हाईकोर्ट ने माना। अफजल साहब, सवाल ये उठता है कि आप इंटरव्यू में आप जब बात राहुल गांधी करते हैं तो लगता है दर्द है, लेकिन जो आपका कर्म है, जिस ढंग से जो शामिल नेता थे वो सीढ़ियां तरक्की करते गए, मंत्री बनते गए, सांसद बनते गए, तो आपका दोहरा रवैया है, यही इल्जाम है अफजल साहब। देखिए, उसमें कहीं इन लोगों का नाम नहीं है जो रिपोर्ट इन्होंने अभी पढ़ करके सुनाई। ये यकीनन उस वक्त किसी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई कमी हो सकती है जिसका हवाला दिया गया, लेकिन उसकी बुनियाद पर किसी एक व्यक्ति को या दो व्यक्तियों को हम टारगेट बना करके उनको जो है विक्टिमाइज करें, ये मेरे ख्याल में मुनासिब रवैया नहीं है। कोर्ट का फैसला है, उसको ना माने तो आप जरूर कहिए हमसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कहेंगे, एसआईटी की जांच की मांग जिन्होंने की है, जरा उनको सुनते हैं। अगर जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोर्ट का फैसला नहीं है, अगर दूसरे किसी आदमी के खिलाफ कोर्ट का फैसला नहीं है, वो तो है गलत। और अगर मोदी जी को अगर कोर्ट के फैसले से राहत मिलती है तो वो है सही। नहीं, क्या आपने सीबीआई को कोर्ट के सामने सही तथ्य रखने दिया या आपने उसको अंडरमाइन किया है? क्या आपने उस तोते का इस्तेमाल नहीं किया है जिसके माध्यम से आपने अपने नेताओं को बचाया है? या आपने सही तस्वीर पेश नहीं होने दी एसआईटी के सामने? मैं तो पूरा तथ्य लेके बैठा हूँ। इसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि कांग्रेस 1984 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जगदीश टाइटलर ने, सज्जन कुमार ने वोटर लिस्ट तक दिए हैं कि कहाँ सिख बंधु रहते हैं। उसी माध्यम से आप कहाँ जाके पहुंचे हैं, लेकिन मैं आपको माफ करके उनको मारा है। अफजल जी, मोदी साहब ने जो भी, मोदी साहब के ऊपर आप जो भी इल्जाम लगाए उससे 84 के दंगे धुल नहीं जाते। तो फिर क्या उस इल्जाम आपको ये सोचना चाहिए, अभी 84 के दंगों की बात हो रही है, आप इस वक्त मोदी को बीच में कहां से ला रहे हैं? और 2002 के बाद इसकी बात बाद में कर लेंगे, 84 के बारे में जवाब तो दे दीजिए थोड़े से। अफजल साहब, एक आप ही कांग्रेस पार्टी है जिसने कातलों का महामंडन किया। हर जगह कातलों को फटकारा जाता है, मगर आपने महामंडन किया, पदवियां दी और उनको दुनिया में चमकाया और निर्दोषों के खून उसको मिट्टी में मिला दिया। श्री राहुल गांधी ये कहते हैं कि मुझे मेरी माता की मृत्यु याद है, 12,000 सिखों की मृत्यु याद नहीं, वो क्यों नहीं याद? नहीं, वो आपसे सवाल पूछे वीएस रामूवालिया जी कि आप भी जब मंत्री थे तो आपने क्या किया, और आप भी जब अकाली दल में 6 साल सरकार में अकाली दल के थे तो क्या किया। ब्रेक के बाद वापस लौटते। अफजल साहब हमारे साथ आप बने रहिए, ब्रेक के बाद वापस लौटते। फुल्का साहब आपके पास भी आएंगे और स्टूडियो में मेहमानों के साथ। सवाल ये उठता है कि 84 के दंगों पर बात हो रही है तो 2002 के दंगों का हवाला देकर क्या कांग्रेस बच सकती है?